लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से न्यूज कस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा लेट हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। जो समय हमारे पास बचा हुआ है 20-22 मिनट का, उसमें दोस्तों हम जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो मैंने आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वो सभी सवाल दोस्तों मैं आपको इस सीरीज के अंदर करवाने वाला हूं। तो बिल्कुल स्वागत है विपिन, मोनिका, रेणु, कृष्णा, रोहित, शिवन्या, विक्को, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। अब बिना देरी के आगाज करते हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। आइए आगाज करते हैं आज का पहला सवाल। किस मकबरे में पित्रादुरा शैली का उपयोग किया गया है? ये सारे के सारे जो सवाल करवा रहा हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम के अंदर हूबहू पूछे गए सवाल हैं। मैं बस आपको उन्हें एक जगह इकट्ठा करवा रहा हूं कि किस मकबरे में पित्रादुरा शैली का उपयोग किया गया है। बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। पित्रादुरा शैली का उपयोग कहां पर किया गया है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इसके अलावा देखिए, चारबाग शैली का उपयोग कहां किया गया है, यह भी दोस्तों हमें पता होना चाहिए। चारबाग के बाद में अगर आपसे पूछे, चारबाग हो गया पित्रादुरा, खजुराहो के जो मंदिर है, इसमें कौन सी शैली का उपयोग हुआ है, यह भी हमें पता होना चाहिए। 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिए। देखिए, पित्रादुरा शैली का उपयोग हुमायूं के मकबरे में नहीं हुआ दोस्तों, यह हुआ है, ध्यान रखिएगा, एतमा-उद-दौला के मकबरे में। अरे लिख लो, सवाल आया गया एग्जाम में, ये एतमा-उद-दौला का जो मकबरा है, क्या एतमा-उद-दौला का जो मकबरा है, इस मकबरे में ध्यान रखिएगा किसका उपयोग हुआ है? पित्रादुरा शैली का उपयोग हुआ है। चारबाग शैली का जो उपयोग है ना, अरे मेरी जान, इसका उपयोग हुआ है हुमायूं के मकबरे में। किसमें? जो हुमायूं का जो मकबरा है, इसमें ध्यान रखिएगा चारबाग शैली। और ये हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। और इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। लिखिएगा, इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। किसको दोस्तों? ये हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर की बात करूं अगर मैं, कि दोस्तों इसमें एतमा-उद-दौला का मकबरा कहां है? एक बार बताओ कमेंट बॉक्स में, एतमा-उद-दौला का जो मकबरा है, ये दोस्तों किस शहर में स्थित है? और ये एतमा-उद-दौला कौन था? ये दोनों सवाल बताने आपको, ये कौन था और ये कहां स्थित है? एतमा-उद-दौला का मकबरा। अगर पूछूं खजुराहो
खजुराहो के मंदिर में, तो लिख लेना पंचायतन शैली। बिल्कुल है नूरजहान, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, लिखना खजुराहो के मंदिर दोस्तों ये नागर शैली की जो पंचायतन शैली है इसका उपयोग हुआ है खजुराहो के मंदिर में। और लिखिएगा अगर पूछे एतमाउद्दौला, ये नूरजहां के दोस्तों जो पप्पा है ना, ताजमहल की भद्दी नकल हुमायूं का मकबरा नहीं है, वो बीबी का मकबरा है। अरे रसगुल्लो कर क्या रहे हो तुम आज, ये भी लिख लो है ना, जो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, क्या बीबी का जो मकबरा है औरंगाबाद के अंदर, जो कि औरंगजेब ने दोस्तों बनवाया था। किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया था। और ये है, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने बनवाया और इसे बोलते ताजमहल की भद्दी नकल। क्या ताजमहल की भद्दी जो नकल है वो कहते हैं दोस्तों बीबी के मकबरे को। ध्यान रखिए पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? ये कहते हैं हुमायूं के मकबरे को, हुमायूं के मकबरे को पूर्व का ताजमहल। और ये एतमाउद्दौला का मकबरा कहां स्थित है? आगरा में। कहां स्थित है? आगरा में। और नूरजहां जो है इसके पापा थे दोस्तों, उनका मकबरा है एतमाउद्दौला का मकबरा। 5-6 सवाल हो गए, फिर सुनना एक बार। पित्रादुरा शैली एतमाउद्दौला के मकबरे में कहां पर स्थित है? आगरा के अंदर। चारबाग शैली हुमायूं के मकबरे में, इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। खजुराहो मंदिर में दोस्तों ये पंचायतन शैली है खजुराहो मंदिर में। और अगर पूछे बीबी का मकबरा तो ये ध्यान रखिए औरंगाबाद में। और दोस्तों इसे ताजमहल की भद्दी नकल जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ये सवाल पेपर में पूछा गया कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। एक सवाल मैं लिख देता हूं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कौन सा है? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किसके समय में पारित हुआ था? लिखिए किसके समय में पारित हुआ और कब हुआ। पहला सवाल है कब हुआ और किसके समय में पारित हुआ। इन दोनों सवालों के आंसर दीजिए। पहला सवाल देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता ये कहते हैं मैटकॉफ। कौन है? मैटकॉफ जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मैंने सवाल पूछा आपसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये एक्चुअली में दोस्तों किसके समय? तो लिटन के समय। क्या जो लिटन था इसके समय। और कब अगर पूछूं मैं आपसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, गलती मत करो 1878 लिखिएगा। ये कब दोस्तों? 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और लिखना किसके समय हुआ था? लिटन के समय हुआ था। और अगर पूछे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ये मैटकॉफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बड़ा आसान सवाल है और पेपर में पूछा गया कि भाई वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 का अधिनियम है। लेकिन यहीं पर ध्यान रखना प्रोजेक्ट टाइगर ये दोस्तों किस वर्ष का है? प्रोजेक्ट टाइगर लिखिएगा 1973, यही लिखिएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है ये लिखिएगा 1986। कब का है? 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और ये ध्यान रखना दोस्तों 1972 का वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल पूछा गया कि जो संघ शक्ति समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो लिख लेना संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और अगर आपसे पूछे, देखिए वैसे तो आप जानते सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है? प्रारूप समिति। कौन सी है? प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि इसमें कुल कितने मेंबर थे? बताओ कमेंट बॉक्स में कुल कितने सदस्य शामिल थे प्रारूप समिति के अंदर? अध्यक्ष तो इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मैंने सवाल पूछा आपसे भारत के संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू हैं। ध्यान रखिएगा इस सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में छापिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? मैंने सवाल ये पेपर में दोस्तों सवाल पूछा गया एसएससी जीडी के अंदर। और ये सवाल क्या था कि कौन सी किस्म जो है कोयले की किस्म नहीं है? 4 ऑप्शन है, पीट है, बॉक्साइट है, लिग्नाइट है और बिटुमिनस है। तो अगर आपसे पूछे कौन सा कोयला नहीं है, देखिए
कोयला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा है, तो सर्वश्रेष्ठ कोयला तो कौन सा है, यह है, ध्यान रखिएगा, एंथ्रेसाइट। कौन सा है, एंथ्रेसाइट जो है ये दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कोयला। लेकिन सवाल पूछे कि भारत में सबसे अधिक कौन सा मिलता है, क्या भारत में सबसे अधिक जो है वो कौन सा मिलता है, तो ध्यान रखिएगा बिटुमिनस जो कोयला है ये दोस्तों भारत में सबसे अधिक मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि दोस्तों बॉक्साइट क्या है, ये एल्यूमिनियम, ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट से बनता है दोस्तों एल्यूमिनियम। क्या बनता है, एल्यूमिनियम जो है इसका जो निर्माण है वो किससे होता है, बॉक्साइट से। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, ना कि किसका, कोयले का। तो इसका आंसर हो गया कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक दोस्तों बिटुमिनस जो है ये सर्वाधिक है, और ये कहां मिलता है, दामोदर नदी घाटी में। कहां, दामोदर जो नदी घाटी है इसमें दोस्तों मिलता है हमारे यहां पर कोयला। तो ध्यान रखिएगा बॉक्साइट जो है वो हमारा आंसर होगा कि कोयला जो है, इस कोयले की किस्म कौन सा नहीं है, बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भाग में नगरीय स्वशासन का प्रावधान है। यह सवाल दोस्तों पूछा गया यूपी के एग्जाम में, लेकिन मुझे सवाल जो है ना वो बड़ा बढ़िया लगा। हो सकता है कुछ लोगों को आसान लगेगा, लेकिन यह सवाल आसान नहीं था। यह सवाल दोस्तों नेगेटिव मार्किंग वाला सवाल है। सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन से भाग में नगरीय स्वशासन का प्रावधान है। अगर दोस्तों ये चारों ऑप्शन यहां नहीं होते, क्या ये चारों ऑप्शन दोस्तों यहां नहीं होते, तो यह सवाल बड़ा आसान था कि भाई नगरीय स्वशासन किस दोस्तों अनुच्छेद में होगा। अगर पूछे किस भाग में होगा, तो आपके दिमाग में जैसे ही दोस्तों गवर्नेंस की बात आएगी, लोकल गवर्नेंस की, तो आपके दिमाग में भाग 9 आएगा। क्या ये सुनो मेरी बात, जैसे ही बात लोकल गवर्नेंस की आएगी तो आपके संविधान का जो भाग 9 है ये आपके दिमाग में आएगा। और आज सुबह भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि 24 तारीख है आज, पंचायती राज दिवस है आज, और मैंने आपसे कहा भी था कि 24 तारीख को, मतलब दोस्तों कल जो है 24 तारीख को, 24 अप्रैल 1993 में एक दोस्तों संविधान संशोधन लागू हुआ था। और वो कौन सा था, वो संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन से मेरे दोस्त क्या हुआ, इसके द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। स्टार लगाना, संविधान में भाग 9। लेकिन ये दोस्तों संबंधित किससे, पंचायती राज से। लेकिन सवाल पूछा है नगरीय स्वशासन है, ये दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है, यह है 74वां संविधान संशोधन है। और 74वां जो संविधान संशोधन है, अगर पूछे इसके द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया, 9A। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले आपसे कि भाई, अगर पूछे आपसे कि 73वें संविधान संशोधन से इससे कौन सा भाग जोड़ा गया, 9, ये ध्यान रखना, 9A मत कर देना दोस्तों। भाग 9 जो है ना वो 73वें संविधान संशोधन से, और 74 से ध्यान रखिएगा वो भाग 9A। एक बार लिख लेना कि 73वां जो संविधान संशोधन है, अगर पूछे इसके द्वारा, तो इसके द्वारा भाग 9 और अनुसूची दोस्तों लिखिए 11। कौन सी, अनुसूची 11। और 74वां संविधान संशोधन, इससे दोस्तों भाग 9A और अनुसूची लिखिएगा 12। क्या, अनुसूची 12। इसमें अनुच्छेद पूछे तो देखो इसमें अनुच्छेद लिखना दोस्तों 243 से 243O जो है वो इसके अंदर है, और बाकी इसके बाद वाले 243 P से लेकर के 243ZG यहां तक दोस्तों ध्यान रखिएगा 74 में। इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखना ना, ऐसा मत करना दोस्तों गड़बड़ हो जाए कुछ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 73 से भाग 9 और 74 से दोस्तों भाग 9A। तो सवाल पूछा है नगरीय स्वशासन, तो इसका आंसर हो गया भाग 9A। अगर मैं पूछूं आपसे भाग दोस्तों भाग 4A में कौन है, तो फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य जो है ये आप सभी जानते हो किसके अंदर है, भाग 4A। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता जो है दोस्तों ये भाग 2 में। अगर आपसे कभी पूछ ले सवाल, क्या कभी आपसे पूछ ले सवाल कि जब दोस्तों संविधान बनकर तैयार हुआ 26
नवंबर 1949 को तो संविधान के कौन कौन से भाग या कौन कौन से अनुच्छेद लागू हो गए, तो वहां ध्यान रखिएगा जो भाग 2 है, ये भाग 2 दोस्तों जो नागरिकता संबंधित है ये लागू हो गया। आप वैसे तो जानते हो संविधान कब से लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, लेकिन संविधान के लागू होने से पहले 26 नवंबर 1949 को नागरिकता के जो प्रावधान है इसे लागू कर दिया गया। ये भी थोड़ा आपको अपने दिमाग में रखना है। अगला, काला घोड़ा फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? देखिए आपने बहुत सारे फेस्टिवल पढ़े होंगे पर पेपर में पूछा गया काला घोड़ा फेस्टिवल। वैसे मैंने ये पढ़ाया है आपको, फिर भी मैं आपको दोस्तों क्यों लिखवा रहा हूं। एक्चुअली में एक तो है काला चावल दोस्तों, क्या काला चावल, एक तो ये सवाल बनता है, एक है काला नमक। क्या है दोस्तों? काला नमक। ये दो सवाल बनते हैं। देखिए काला चावल तो आपको याद होगा, काला चावल तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि ये कहां का है, मणिपुर। कहां का? मणिपुर का। और इसे बोलते हैं चकहाओ। क्या बोलते हैं? चकहाओ कहते हैं। और इसके पास में क्या है? जीआई टैग। क्या है? जीआई टैग दोस्तों, है ना। अगर पूछे काला घोड़ा फेस्टिवल, ये लिखना मुंबई। कहां है? ये मुंबई का फेस्टिवल है काला घोड़ा फेस्टिवल। लेकिन अब सवाल बताओ कि अगर मैं पूछूं आपसे सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश, क्या पूछ रहा हूं? सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? कमेंट बॉक्स में छापो, सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में कौन सा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट होता है? यह है दोस्तों काला नमक फेस्टिवल। ध्यान रखना इस सवाल को, काला नमक फेस्टिवल अगर पूछे तो सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से ग्रह सौर मंडल के आंतरिक ग्रह हैं? यह सवाल पूछा गया कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके दोस्तों आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। देखना एक बार सवाल दोस्तों क्या है कि ये तो हो गया सूरज। क्या हो गया? सूरज। अगर मैं पूछूं आपसे कि सूरज पर दोस्तों जो सूरज के ऊपर जो एनर्जी है, इस एनर्जी का दोस्तों क्या रहस्य है, तो लिखिएगा एनर्जी का सोर्स क्या है। तो एनर्जी का स्रोत लिखना नाभिकीय दोस्तों संलयन। क्या है? नाभिकीय जो संलयन है ये एनर्जी का सोर्स है। अगर पूछे नाभिकीय संलयन में क्या क्या बनता है तो ध्यान रखिएगा इसमें दोस्तों हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं और दोस्तों एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी हमें सूरज की दोस्तों एनर्जी के रूप में मिलती है। अब सवाल आता है आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए सन के सबसे पास में कौन है? बुध ग्रह। कौन है? मरकरी। फिर इसके बाद में कौन है दोस्तों? शुक्र ग्रह, वीनस। ये हो गया मरकरी, ये हो गया वीनस। इसके बाद में दोस्तों पृथ्वी। कौन है? अर्थ, पृथ्वी। और इसके बाद में दोस्तों मंगल। कौन है? मंगल, मतलब कि दोस्तों मार्स है। तो कुल मिलाकर के यहां तक के दोस्तों जो ग्रह हैं इन्हें कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह दोस्तों इन्हें कहा जाता है। मंगल के बाद में कौन सा ग्रह आता है? तो इसके बाद में आता है दोस्तों बृहस्पति। कौन सा आता है? बृहस्पति। या फिर दोस्तों लिख दीजिएगा ये बृहस्पति के बाद में आता है कौन सा? शनि। कौन सा आता है? शनि जो है दोस्तों ये आता है इसके बाद में। तो कुल मिलाकर मैंने पूछा आपसे आंतरिक ग्रह कौन से, तो सवाल यही पूछा गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये दोस्तों आंतरिक ग्रह। और इस मंगल के बाद में ध्यान रखिएगा एक दोस्तों बेल्ट आती है। क्या? इस मंगल के बाद में एक बेल्ट आती है यहां पर दोस्तों, और इस बेल्ट के अंदर कुछ मिलते हैं दोस्तों एस्टेरॉइड। तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछे एस्टेरॉइड बेल्ट जो है, एस्टेरॉइड जो बेल्ट है ये एस्टेरॉइड बेल्ट कहां मिलती है, तो ध्यान रखिएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट दोस्तों मिलती है। ये अंदर वाले जो है दोस्तों ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये सवाल कभी आए तो ध्यान रखिएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला एशियाई खेल। देखिए क्योंकि सन 2022 में आप सभी जानते हो सन 2022 में 3 खेल होने वाले हैं। कौन कौन से खेल होंगे? तो सन 2022 में एक तो एशियन गेम्स होने वाला है, इसके अलावा कॉमनवेल्थ जो गेम्स है वो होने वाले हैं, और इसके अलावा फीफा का जो वर्ल्ड कप है ये दोस्तों होने वाला है सन 2022 के अंदर। अब देखिए सवाल बना दोस्तों क्या कि जो एशियन गेम्स है 2022 में होगा, लेकिन सवाल पूछ लिया कब का? सवाल पूछा दोस्तों पहला एशियाई खेल कब हुआ। एक्चुअली में ये जो खेल था ना पहला, वो इंडिया में हुआ था, तो हमारे लिए और महत्वपूर्ण है। तो मैं इस सवाल को दोबारा आपके सामने रख रहा हूं कि
पहला जो एशियाई खेल है लिखिएगा ये 1951 के अंदर दिल्ली में दोस्तों इसका आयोजन किया गया। और अगर पूछे 2022 में तो लिख लेना दोस्तों ये जो 2022 का खेल है ये ध्यान रखना ये कहां पर होगा, तो ये चाइना के अंदर होगा 2022 का खेल। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिए, दिल्ली के अंदर हुआ पहला एशियाई खेल। अब देखना अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक दोस्तों कहां हुआ, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि पहला ओलंपिक कहां हुआ। तो पहला जो ओलंपिक है ये ध्यान रखना ये दोस्तों 1896 के अंदर। कब हुआ, 1896 के अंदर हुआ। और दोस्तों कहां पर इसका आयोजन हुआ था, एथेंस के अंदर इसका आयोजन हुआ। और एथेंस किसकी राजधानी है, ग्रीस की दोस्तों राजधानी है। तो सवाल अगर पूछ ले पहला एशियाई खेल तो ध्यान रखना दिल्ली में हुआ है। और 2022 में दोस्तों होंगझाऊ चाइना, लिख लो चाइना में भी कहां होगा, होंगझाऊ जो स्थान है चाइना के अंदर इसका आयोजन होगा सन 2022 में। कॉमनवेल्थ की बात करो तो कॉमनवेल्थ जो गेम है ये 2022 में लिखिएगा बर्मिंघम दोस्तों इंग्लैंड में इनका आयोजन किया जाएगा सन 2022 के अंदर। और मैंने कहा आपसे पहला ओलंपिक जो है ये 1896 में एथेंस के अंदर दोस्तों आयोजित हुए। अभी 2020 की बात करें तो 2020 में ध्यान रखिएगा इसमें 32वें नंबर के जो ओलंपिक थे वो टोक्यो के अंदर दोस्तों आयोजित हुए। और 2024 में अगर आपसे पूछे कहां होंगे तो 2024 में थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा पेरिस में होंगे दोस्तों 33वें नंबर के ओलंपिक। 33वें नंबर के जो ओलंपिक है इनका आयोजन पेरिस में होगा। अगला क्वेश्चन, सिलम बम क्या है, ये सवाल एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया। जो मैंने दोस्तों क्वेश्चन सीरीज देखी है उसमें ये जो सवाल है सिलम बम क्या है, ये CHSL अभी दोस्तों हुआ था उसमें पूछा गया। और इसके अलावा बिहार का कोई एग्जाम था उसमें यह सवाल आया कि सिलम बम क्या है। और उसमें ऑप्शन में पता है क्या है, ऑप्शन में दोस्तों लिखे हुए थे कि सिलम बम एक मिसाइल है, सिलम बम दोस्तों एक डांस है, ऐसे ऑप्शन थे। यह भी नहीं पूछा था कि किस राज्य का है, सवाल केवल इतना पूछा कि ये क्या है। तो सिलम बम जो है दोस्तों ये एक मार्शल आर्ट, क्या है पहले ध्यान रखिएगा, सिलम बम जो है ये दोस्तों मार्शल आर्ट है। क्या है, मार्शल आर्ट है। और ये किस राज्य का है, तो ये तमिलनाडु का। किसका है, तमिलनाडु का। आप दोनों सवाल ध्यान रखो, पेपर में कोई सा पूछ ले सिलम बम क्या है, मार्शल आर्ट है। और दोस्तों पूछ ले कहां पर है, तो तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। अब आपसे पूछे अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे ये कलारी पट्टू कहां का है, तो ध्यान रखिएगा कलारी पट्टू अगर पूछे, थांगटा पूछ ले, मलखंब पूछ ले, तो मलखंब दोस्तों मध्य प्रदेश, देखिए मलखंब मध्य प्रदेश का, थांगटा दोस्तों मणिपुर, कहां का, मणिपुर का थांगटा। और दोस्तों कलारी पट्टू जो है ये लिखना दोस्तों केरल का है, कलारी पट्टू है ना। तो ये भी दोस्तों क्या है, ये भी ध्यान रखिए मार्शल आर्ट। क्या, थांगटा भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि थांगटा दोस्तों किस राज्य का मार्शल आर्ट डांस है, तो ध्यान रखना मणिपुर का है। अगर पूछे मलखंब किसका है, ये मध्य प्रदेश का है। कलारी पट्टू किसका है, ये दोस्तों केरल का है। अभी देखना गतका, गतका भी लिख लो ना, गतका पूछे तो ये पंजाब, कहां का, गतका अगर पूछ ले आपसे तो सिख धर्म का है, पंजाब का। एक सवाल अभी करंट में पूछा गया दोस्तों, वो सवाल क्या था, ये सवाल था कि हाल ही में ये सवाल पूछा गया कि हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स में, क्या खेलो इंडिया गेम्स में किसे शामिल किया गया। अब मुझे ये तो याद नहीं आ रहा कि ये सवाल किस एग्जाम में आया, किसे शामिल किया गया, पर ये सवाल दोस्तों पूछा गया किसी एग्जाम के अंदर कि जो खेलो इंडिया गेम्स है इसमें किसको शामिल किया गया। तो इसमें दोस्तों एक तो योगासन, किसको किया गया, योगासन को किया गया, उसका आंसर यही था। एक दोस्तों मलखंब, किसे किया गया है, मलखंब जो है इसे भी शामिल किया गया है। यह सवाल भी किसी एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन, मूक नायक 1920 किसकी पत्रिका है। दो सवाल पूछे गए, मूक नायक का वर्ष भी पूछा गया और मूक नायक किसकी पत्रिका है यह भी दोस्तों पूछा गया। और अभी हाल ही में 14 अप्रैल गई है, तो आने वाले पेपर के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा मूक नायक। तो मूक नायक जो है ना, ये लिखिए दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है, डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर है, इनकी पत्रिका का नाम
क्या है, इनकी पत्रिका का नाम है मूक नायक है। और इन्हें कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 1990 में। ध्यान रखिएगा, इन्हें दोस्तों भारत रत्न जो है दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या, एनिहिलेशन जो है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी दोस्तों इनकी पुस्तक थी। एक पत्रिका और बड़ी महत्वपूर्ण है इनकी, और वो पत्रिका दोस्तों कौन सी है, वो पत्रिका है बहिष्कृत दोस्तों समाज, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पर तुम मूक नायक ध्यान रखिएगा, मूक नायक जो है ये किसकी पत्रिका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, 1990 में। ध्यान रखिएगा, इन्हें दोस्तों भारत रत्न मिला है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत, भी इन्हीं की पुस्तक है। और अगर पूछ ले, अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, तो ध्यान रखना लातूर महाराष्ट्र में अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है इसे दोस्तों बनाया गया। अगला क्वेश्चन, 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है। देखिए अभी तक सवाल जो आ रहा था ना पेपर में, वो था सन 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे, ये सवाल अभी तक पूछा गया। और इसका आंसर था चंद्रमौली। कौन थे, चंद्रमौली थे। और इसका दोस्तों ध्येय वाक्य क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। क्या, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका ध्येय वाक्य था। पेपर में तो अभी तक इतना ही आया। क्या, पेपर में तो अभी तक इतना ही पूछा गया है। और वो क्या है दोस्तों, कि सन 2011 जनगणना जो आयुक्त है, बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा है ना, ये तो दोस्तों इनके द्वारा स्थापित संस्था है। मैंने आपको सवाल पूछा है और वो थे दोस्तों उनकी पत्रिका का नाम बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ये तो इनकी दोस्तों संस्था जो इनके द्वारा स्थापित हुई थी। बहिष्कृत समाज, ये दोस्तों इनका ध्यान रखिएगा पत्रिका है ना। देखिए सन 2011 का तो जनगणना आयुक्त हो गए दोस्तों, कौन, वो है आपके चंद्रमौली। कौन है, चंद्रमौली। आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है, ये दोस्तों इनका आपके ध्येय वाक्य था। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि 2021 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है, तो ये ध्यान रखना विवेक जोशी। कौन है, विवेक जोशी जो है दोस्तों, ये 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त है। और यही ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले, देखो जनगणना के 2-4 सवाल दोस्तों बार बार आते हैं एग्जाम में, यहीं पर मेरे साथ में इस सीरीज में नोट कर लेना। ये तो आप सभी जानते हो कि भारत में दोस्तों अगर पूछे जनगणना कब स्टार्ट होती है, तो सभी को पता है कि जनगणना 1872 में मेयो के काल में स्टार्ट होती है। लेकिन दोस्तों दशकीय आधार पर जो जनगणना है ये 1882 में स्टार्ट होती है, रिपन के काल में स्टार्ट होती है। अगर आपसे पूछे कि भाई 2011 में दोस्तों एकमात्र राज्य, क्या 2011 का एकमात्र राज्य है जिसकी नेगेटिव ग्रोथ रेट थी, क्या जिसकी नेगेटिव दोस्तों ग्रोथ रेट थी, तो वो लिखिएगा नागालैंड। कौन है, वो है नागालैंड। ये सवाल भी बार बार एग्जाम में पूछता है। एक सवाल आता है दोस्तों, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और कभी कभी उसका नंबर भी पूछता है। क्या, पहली बात तो आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश है। और कितना है दोस्तों, 17 जो है वो उसका जनसंख्या घनत्व है। यह सवाल भी एक आध बार पूछा गया है, पर यह सवाल तो दोस्तों हजारों बार पूछ लिया कि एकमात्र राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी, तो वो ध्यान रखिएगा, वो है दोस्तों नागालैंड। कौन है, नागालैंड है। और यह भी ध्यान रखना जनगणना कब स्टार्ट होती है और 10 के जनगणना जो है ये दोस्तों किसके द्वारा स्टार्ट होती है, दम्फा टाइगर रिजर्व। अब देखिए आपने दोस्तों भारत में 53 टाइगर रिजर्व, कितने, 53। अब 53 तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो अभी हाल ही में दोस्तों पिछले 2-3 साल में जो सवाल टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क के आएंगे ना, उन्हें मैं आपको इस सीरीज में करवा दूंगा। देखिए सवाल पूछा गया दम्फा। अब मैंने आसान सवाल तो लिए नहीं है ना, जैसे पूछा गया काजीरंगा कहां पर है, सबको पता है काजीरंगा कहां पर है ना, वो सवाल तो मैंने नहीं लिए दोस्तों। हाँ ये 1881 है ना, इसे 1881 कर लो, गलती से लिख गया। अब मैंने वो सवाल तो लिए नहीं है ना, मैंने लिखा है दम्फा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। 2-4 और लिख रहा हूं, आप इतना इसका आंसर दो, मैं 2-4 और लिखता हूं। देखो दम्फा के बाद में एक नाम लिखिएगा आप दोस्तों, लिखिए दम्फा के अलावा एक लिखना नामदफा। कौन, नामदफा लिख लो। एक लिखिए दोस्तों नामदफा के साथ में
एक लिखना ये रामगढ़ विषधारी, कौन है? रामगढ़ विषधारी भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा रामगढ़ विषधारी के बाद में गुरु घासीदास भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु घासीदास जो है ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दम्फा टाइगर जो रिजर्व है ना, ये दम्फा सुबह वाली क्लास ट्रेंडिंग में, हाँ भाई सुबह वाली क्लास ट्रेंडिंग में है, नंबर 4। क्या नंबर 4 पर ट्रेंडिंग है? आप सभी को लख लख बधाइयां फूल पत्ती वाले परिवार को कि नंबर 4 पर अपनी जो क्लास है सुबह वाली ट्रेंडिंग में मैंने अभी देखी है, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब पढ़ते हैं दोस्तों इसके साथ में, दम्फा टाइगर जो रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश, कौन बोल रहा है रे? अरे डोपा, दम्फा अरुणाचल प्रदेश में कौन ही बेटा? ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, क्या है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। रामगढ़ विषधारी दोस्तों ये तो राजस्थान में और 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, बूंदी जिले के अंदर स्थित है। और गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में है, और ये भारत का नवीनतम 53वें नंबर का, ध्यान रखिएगा, टाइगर रिजर्व है। दम्फा जो है ना माय डियर रसगुल्ला, ये दम्फा मिजोरम में, लिख लो दम्फा कहां है? मिजोरम के अंदर, इसीलिए तो सवाल लिखवाया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दम्फा जो है मिजोरम में स्थित है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया? देखो ये सवाल को क्यों पूछा गया, इसका रीजन जानिए। अभी दोस्तों हाल ही में 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अभी हाल ही में दिए गए। और रसगुल्ला 56-57 जो दिया था ना दोस्तों, इसी के साथ में ये वाला सवाल भी अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया। 56 और 57 वाला जो है ना, ये किसी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया। अब मैंने लिखा पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहली बात तो दोस्तों किसको मिला? ये मिला जीएस कुरूप। किसको मिला है? जीएस कुरूप को मिला। किस भाषा के लिए मिला है? मलयालम दोस्तों भाषा के लिए मिला। और मलयालम कहां की भाषा है? केरल की ये भाषा है। अगर पूछे 56वां किसको मिला है, तो ध्यान रखिएगा 56वां दोस्तों, अरे किसको? फूफा जी, नीलमणि फूफन। क्या नीलमणि फूफन को मिला 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अगर पूछे 57वां किसको मिला है, तो मोज्जा ही मोज्जा, दामोदर मोज्जा जो है, इन्हें 257वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 56वां थोड़ा ध्यान रखिए, करंट का क्वेश्चन है, लेकिन जब स्टैटिक में सवाल जाएगा तो यही पूछेगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला। स्टैटिक में यही आएगा, करंट में दोस्तों ये पूछेगा 56-57वां किसको मिला ना। और स्टैटिक आएगा तो वो सवाल पूछेगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। ये आपकी क्लास सुबह वाली जो हाल ही में दोस्तों नंबर 4 पर ट्रेंड कर रही है, और ये सब केवल दोस्तों आपका प्यार, क्या आपका प्यार है फूल पत्ती वाले परिवार पर, कि नंबर 4 पर हाल ही में दोस्तों अपनी जो क्लास है वो ट्रेंड कर रही है। इसके लिए आप सभी को लख लख बधाइयां। और दोस्तों ये आप सभी के लिए कल सुबह थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो भी मेरे साथ में, फिर सुन लो, कल सुबह से मैं दोस्तों लल्लन टॉप के अंदर जो स्टैटिक है ना, और जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की जो करंट है, इन सभी को मैं कल सुबह से स्टार्ट करूंगा। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं आप, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या दोस्तों आप एसएससी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, जिस एग्जाम में भी दोस्तों जीके आती है ना, उन सभी के लिए कल सुबह से तैयार रहना। 6 बजे से गायत्री मंत्र, बुलडोजर प्रश्न, और इन सभी को दोस्तों समेटते हुए लल्लन टॉप क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। ट्रेंड का क्या फायदा? ट्रेंड का मतलब यह होता है कि भारतवर्ष में उस क्लास को दोस्तों देखे जाने वाली क्लास है सबसे अधिक नंबर 4 पर, है ना। जब ये नंबर 1 पर आई थी ना, तो उसका मतलब था कि उस समय पूरे भारत में सबसे अधिक जो वीडियो देखी जा रही थी ना यूट्यूब पर, वो वही वीडियो थी। इसका मतलब है नंबर 1। और कोई एजुकेशन की वीडियो अगर देखी जाए तो समझो दोस्तों कि भारत देश बदल रहा है। क्या बदल रहा है? कुछ तो परिवर्तन हुआ है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलता हूं कल आपसे। अच्छा 5 पे आ गई, अरे प्रभु कोई बात नहीं, आ गई होगी, है ना। तो चलो मिलते हैं आप सभी से, खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा। कल सुबह 6 बजे मिलूंगा आप सभी से यहीं पर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ध्यान रखिए अपना, सभी का सम्मान कीजिएगा, किसी का दिल मत दुखाइएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।